हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है मेरी इस क्लास में। पेपर 3A जो कि चल रहा था, उसकी आज सेकेंड यूनिट का एक टॉपिक लेंगे। टॉपिक में फिस्कल पॉलिसी अगर आप देखेंगे सेकेंड यूनिट, वहां पर राजकोषीय नीति जो है ये दिया हुआ है। राजकोषीय नीति एक ब्रॉड टॉपिक है और ब्रॉड टॉपिक होने के साथ साथ इसमें समस्याएं भी आएंगी। कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो आपको शायद समझ में ना आए या पहले नहीं पढ़ी हो, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको बता पाऊँ आसानी से। और इन केस जहां आपको प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ भी सकते हो, कमेंट बॉक्स ओपन रहता है, उसमें आप कमेंट लिख के पूछ सकते हो। फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से शुरू करेंगे। डेफिनेशन बेटर होगा कि आप किसी अर्थशास्त्री के नाम से लिख दें, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर आप बिना नाम के लिखेंगे, सामान्य परिभाषा लिखेंगे, तो उतने अच्छे नंबर नहीं मिलते। अच्छे नंबरों से मतलब है अगर आधा नंबर भी ज्यादा मिल गया तो भी आप अच्छा स्कोर करके डीसी की पोस्ट ले सकते हो। तो जॉन मेनार्ड कीन्स जो हैं, हम उनकी परिभाषा लेते हैं। जॉन मेनार्ड कीन्स बड़े अर्थशास्त्री ये जो हैं, इन्होंने बताया कि राजकोषीय नीति को अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण माना जाता है। टू स्टेबलाइज इकोनॉमी ऑफ नेशन एंड प्रोवाइड कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट या फुल एम्प्लॉयमेंट, तो उसका एक शक्तिशाली टूल है, एक स्ट्रॉन्ग एक टूल के रूप में माना। इन्होंने माना है कि अगर मंदी के दौरान सरकार को खर्च बढ़ाकर या करों को कम करके मांग को बढ़ाना चाहिए। इनकी थ्योरी उस समय आती है, ग्रेट डेप्रिसिएशन जब विश्व में आता है 1929, उस समय। देखो होता क्या है कि देखो राजकोषीय नीति और एक मौद्रिक नीति ये जो रहती है उनको भी हम समझेंगे कि जब मंदी का दौर आया था, यानी जिसे हम ग्रेट डेप्रिसिएशन कहते हैं, महान मंदी, उस समय स्थिति ये हो गई थी कि बाजार से डिमांड जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई थी। डिमांड से मतलब है कि किसी भी वस्तु को कोई खरीद नहीं रहा है। जब वस्तु नहीं खरीद रहा है तो फिर वस्तु के जो मैन्युफैक्चरर हैं, बनाने वाले हैं, उनके सामान की बिक्री नहीं हो रही है। सामान की बिक्री नहीं हो रही है तो उन्होंने क्या कर दिया, प्रोडक्शन बंद कर दिया, कम कर दिया, और जो उनके यहाँ वर्कर थे उनको बाहर कर दिया, फैक्ट्रियों में ताले डाल दिए। तो जो वर्कर काम करते थे उनको मिलने वाली सैलरी बंद हो गई। सैलरी बंद हो गई तो बाजार में और डिमांड कम हो गई। तो उस स्थिति में इन्होंने ये डेफिनेशन बताई कि मंदी के दौरान सरकार को क्या करना चाहिए, खर्च बढ़ाना चाहिए। खर्च बढ़ाने से मतलब है कि सरकार मुफ्त में शिक्षा देने लगे, मुफ्त में उनको ट्रांसपोर्ट सर्विस देने लगे, मुफ्त में उनके लिए हेल्थ सिस्टम बनाए। इससे क्या होगा कि व्यक्ति का जो पैसा है वो बचेगा, और जो पैसा बचेगा वो फिर बाजार में कुछ ना कुछ अपनी जरूरत का सामान खरीदेगा। दूसरे अर्थों में इन्होंने ये भी कहा कि टैक्स जो सरकार लगाती है उसमें कमी कर दे, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है और उसमें जो है भी वो सरकार ले जाती है। तो आप ये जॉन मेनार्ड कीन्स की डेफिनेशन भी यूज में ले सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन, जरूरी नहीं कि आप जॉन मेनार्ड कीन्स की ही डेफिनेशन लिखो। अब मान के चलो सारे स्टूडेंट बैठे हैं, सब मुख्य परीक्षा दे रहे हैं और सबने जॉन मेनार्ड कीन्स की डेफिनेशन लिख दी, तो भी फिर वैल्यूअर क्या रहता है, अच्छे नंबर देना बंद कर देता है। तो थोड़ा हमें चेंज कर देना चाहिए, हम दूसरे की ले लेते हैं, कमी थोड़ी है डेफिनेशन देने वालों की। मिल्टन फ्रीडमैन क्या कहते हैं कि राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी को मुद्रास्फीति का एक प्रमुख उपकरण माना। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी ये डायरेक्टली कोरिलेट होती है किससे, महंगाई से। ठीक है, तो उसका एक उपकरण माना। सरकार को न्यूनतम हस्तक्षेप, मिनिमम लेसेस फेयर करने की वकालत की। इन्होंने कहा कि सरकार को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मैं समझाता हूं, अभी पूरी डेफिनेशन पढ़ लें एक बार। उनके अनुसार, यानी मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार, सरकार को बजट घाटे से बचना चाहिए और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति पर अधिक ध्यान देना चाहिए। वो मॉनेटरी पॉलिसी की वकालत करते हैं राजकोषीय नीति के स्थान पर। अब देखो होता क्या है कि जैसे मान के चलो कि कहीं पर कोई बाजार है, मार्केट है, और मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे ठीक से काम कर रहा है कि बाजार में डिमांड है, उस डिमांड को पूरा करने के लिए बाजार में अपने हिसाब से सप्लाई है। डिमांड और सप्लाई आपस में बैलेंस हो जाते हैं, इसी के हिसाब से वस्तुओं की कीमत डिसाइड हो जाती है।
तो सरकार को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सरकार बोले नहीं राशन इस कीमत पर दो, नहीं दवाइयाँ इस कीमत पर बेचो, या इसकी फीस ये होना चाहिए, तो सरकार अगर उसमें हस्तक्षेप करेगी तो उससे प्रॉब्लम आती है। जैसे मान के चलो आज भारत में मोबाइल का प्राइस सरकार कंट्रोल नहीं करती है। आप हमें 1.5 लाख 2 लाख रुपए की कीमत के भी मोबाइल बाजार में मिलते हैं, 2000 रुपए की कीमत में भी मोबाइल मिलते हैं। जिसकी जैसी जेब में पैसा है वैसा वो खरीद लेता है, सरकार इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करती है। तो उनका यही मानना था कि सरकार को अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और बजट घाटे का नहीं बनाना चाहिए कि जितनी इनकम है उतना खर्च करो, क्यों घाटे का बनाते हो। अब हमारे देश में तो घाटे का बनता है, उसके पीछे कंसेप्ट है, अगली उसमें समझेंगे। ये थे कौन भाई साहब, तो ये मिल्टन फ्रीडमैन इस बात की वकालत करते हैं। एक और परिभाषा देख लो, 2 परिभाषाएं नाम पर आधारित हो गई। ये पुराने अर्थशास्त्री हैं, गुजर गए। वर्तमान जो अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं मॉडर्न वाले, वो क्या कहते हैं, उन्होंने राजकोषीय नीति को बोला है कि यह एक जटिल उपकरण है, यानी एक कॉम्प्लेक्स टूल है जिसका उपयोग करके अर्थव्यवस्था की विभिन्न स्थितियों और अंतरराष्ट्रीय कारकों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। ठीक है, अब कैसे आवश्यक होता है, तो उन्होंने बोला कि सामान्यतः राजकोषीय नीति को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि सरकार द्वारा कर, टैक्स और सरकारी खर्च के माध्यम से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली नीति। तो 1.5 लाइन की मात्र ये डेफिनेशन है फिस्कल पॉलिसी की, कि सरकार के द्वारा करों और सरकारी व्यय या खर्च के माध्यम से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की नीति। ओके, फिस्कल पॉलिसी में यही होता है, या तो टैक्स बढ़ाए जाएंगे, टैक्स घटाए जाएंगे। सरकारी खर्च का मतलब क्या होता है, सरकारी व्यय का मतलब होता है कि सरकार रोड कितनी बना रही है, सरकार कितने रेलवे लाइन डाल रही है, ये सब चीजें इसी के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, उसको प्रभावित करने वाली नीति, कम कर दिए, टैक्स बढ़ा दिए, ये सब इसी में एड ऑन हो जाएगा। आगे इसी में जोड़ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने, रोजगार बढ़ाने, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने का भी यह एक उपकरण है, एक जरिया है, एक माध्यम है। ठीक है, तो ये हो गई वर्तमान अर्थशास्त्रियों की परिभाषा। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी परिभाषा लिख सकते हैं, नाम के आधार पर एक लिख दो और एक उसका जनरलाइजेशन कर दो, या लास्ट में लिखते हैं ना अर्थात इसका तात्पर्य ये हुआ, जैसे ये लिखा है ना कि राजकोषीय नीति का तात्पर्य है सार्वजनिक व्यय, कराधान, सार्वजनिक ऋण के संबंध में सरकारी नीति। सार्वजनिक व्यय पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो सरकार खर्च करे उसे कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। सरकार सड़क बनाने में, ब्रिज बनाने में, पुल पुलिया बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में, स्कूल बनाने में, ये सब सरकार खर्च करती है कि नहीं करती है। कराधान, टैक्सेशन, टैक्स, अभी जैसे निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो टैक्स में कोई छूट तो दी नहीं गई। सार्वजनिक ऋण, यानी ऐसा ऋण जो सरकार लेती है। अब मध्य प्रदेश सरकार जो है वो अभी ऋण ले रही है, तब जाकर के वह अपनी स्कीमों के लिए पैसा जुटा पा रही है, या अब उनके जो एम्प्लॉयज हैं उनको सैलरी दे पा रही है। क्योंकि सरकारों ने क्या किया, लोग लुभावन वादे कर करके, मुफ्त की योजनाएं चला चला करके सरकारी खजाने को खाली कर रखा है। हिमाचल प्रदेश में ये स्थिति हो गई है वहां पर कि उनके एम्प्लॉयज को सैलरी और पेंशन नहीं मिल रही है, उसको पोस्टपोन करे जा रहे हैं। और यही स्थिति ऑलमोस्ट अधिकांश राज्यों में बनी हुई है, क्योंकि व्यय को लेकर के कोई यहाँ स्पष्ट नीति नहीं है। तात्कालिक रूप से कार्य किए जाते हैं, उनका मुख्य एम ये रहता है, मुख्य उद्देश्य रहता है कि हम कैसे भी क्या जीत जाएं, बस चुनाव जीत जाएं। 5 साल शासन चला लेंगे, उसके बाद क्या होगा, जनता में हरा देगी। अब हमने यदि वित्तीय नीति ठीक से काम नहीं किया है तो इसके लिए हमारे ऊपर कोई केस तो चलने वाला है नहीं। अगर केस हमारे देश में राजनेताओं पर चलता, मंत्रियों पर चलता और उन्हें सजाएं होती तो डर होता, भय होता। यहाँ देखो कि कोई डर नहीं, कोई सजा नहीं। इवन कन्वेक्टेड जो लोग हैं, यानी कि जिन उन पर केस चले, उसमें दोषी सिद्ध होने के बाद भी वो जमानत पर रिहा हो जाते हैं, मेडिकल ग्राउंड्स पे, रैलियों में, चुनावों में भाग लेते हैं। लालू प्रसाद यादव इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो यह वह साधन है, यानी राजकोषीय नीति वह साधन है जिसके द्वारा सरकार राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, रिज्यूम है प्लीज छोड़ दीजिए, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की निगरानी और प्रभावित करने के लिए अपने व्यय के स्तर पर
कर की दरों को समायोजित करती है ना? तो ये भी साधन है कि सरकार मतलब देश की अर्थव्यवस्था को मॉनिटर करेगी, उस इकोनॉमी को कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं, मंदी का दौर आ रहा है या कुछ हो रहा है, तो अपने स्तर पर व्यय स्तर और कर की दरों में एडजस्टमेंट करती है। इतनी सारी परिभाषाएं हो गई, उनका अर्थ हो गया, राजकोषीय नीति क्या है ये अब आपको समझ में आ गई होगी। यानी सिंपल सी बात है कि ये अर्थव्यवस्था से संबंधित एक पॉलिसी है जिसमें टैक्स की दर क्या होगी, टैक्स बढ़ाने की जरूरत है, टैक्स घटाने की जरूरत है, सरकारी खर्च बढ़ाने की जरूरत है या सरकारी खर्च कम करने की जरूरत है, उस पर ध्यान दिया जाता है और उसमें एडजस्टमेंट तालमेल चले। उसकी सिचुएशन क्या रहेगी वो मैं आगे आपको बताता हूं। अब प्रश्न आता है कि राजकोषीय नीति की आवश्यकता क्यों, आखिर फिस्कल पॉलिसी की आवश्यकता होती क्यों है? ऐसा यदि प्रश्न आ जाए तो उसका उत्तर क्या होगा आपके पास, उसका आंसर होना चाहिए ना। तो कुछ इसके कारण मैं आपको हेल्प करता हूं, बताता हूं। पहला कि प्रत्येक देश की सरकार चाहती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है। कुछ दिन पहले श्रीलंका में हमने देखा, वर्तमान में बांग्लादेश में देखा, उसके पहले पाकिस्तान में देखा, उसके पहले अफगानिस्तान में देखा, जिम्बाब्वे में देखा कि वहां की सरकारें इनस्टेबल, इकोनॉमिकली इनस्टेबल हो गई, अर्थव्यवस्था आर्थिक रूप से अस्थिर हो जाती है। तो हर सरकार चाहती है कि हमारे यहाँ पर अर्थव्यवस्था स्थिर रहे। इसको कैसे समझ सकते हैं अर्थव्यवस्था स्थिर रहे? जैसे आप मान लो आपको अपने जीवन यापन के लिए पैसा तो चाहिए ना, अब आपके पास डिपॉजिट में लाखों रुपया पड़ा है तो इसका मतलब स्टेबिलिटी है, जॉब लगे तो ठीक है, ना लगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और पैसा नहीं है, घर में कोई व्यवस्था नहीं है, तब तो आप इनस्टेबल रहोगे। फिर आप अपनी चॉइस से रोजगार प्राप्त करने की कोशिश नहीं करोगे, फिर तो ये रहेगा ना कि अरे हमें कोई भी रोजगार दे दो, हम वो करने के लिए तैयार हैं, आई एम रेडी फॉर दैट। तो वैसे ही राष्ट्र की स्थिति में है कि आर्थिक स्थिरता, जैसे मंदी से बचाना, मंदी डेप्रिसिएशन। मंदी से ये मतलब होता है कि बाजार में चीजों की डिमांड नहीं है, कोई भी सामान नहीं खरीदना चाह रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कि मंदी की ओर बढ़ती है। तो मंदी क्यों है? मंदी इसलिए होगी कि लोगों के पास, पब्लिक के पास पैसा नहीं होगा, मनी नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो इसलिए वो क्या करेगा? अब किसी के पास पैसा है तो वो बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने भी जा सकता है, अगर परिवार है तो सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार जा सकता है। पैसा है तो वो टूर करने भी जा सकता है, पर्यटक स्थलों पर भी जाएगा। अब रेस्टोरेंट में जाएगा, पर्यटक स्थलों पर जाएगा, तो उससे संबंधित चीजों पर वो पैसा खर्च करेगा ना, क्योंकि उसके पास पैसा है। वो अपने लिए लग्जरी जोड़ेगा, बाइक खरीदेगा, कार खरीदेगा, घर खरीदेगा, एसी लगाएगा। अब पैसा ही नहीं है तो वो इन सब पर कैसे खर्च करेगा? तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सरकार क्या करती है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाती है। पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी मतलब आपके लिए सरकार क्या करे कि मुफ्त में इलाज देने लगे, हर प्रकार की बीमारी का इलाज जो है फ्री में होने लगे। तो बीमारी का इलाज फ्री में होगा, इसका मतलब हमारा पैसा बचेगा। हर प्रकार की एजुकेशन आपको मुफ्त में मिलेगी, तो वो पैसा बचेगा, पैसा बचेगा तो हम दूसरी चीजों पर खर्च करेंगे ना, या करों को कम कर देंगे। टैक्स को भी कम करने से जो व्यक्ति टैक्स के रूप में पैसा खर्च करता है वो पैसा बच जाएगा, तो बाजार में उसकी क्या होगी, मांग बढ़ेगी ना। इससे अर्थव्यवस्था में गति आती है कि अर्थव्यवस्था धीरे धीरे बढ़ेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि एक कोई ए व्यक्ति है जिसके पास 10,000 रुपए हैं एक महीने के, अब 10,000 रुपए में से वो 3,000 रुपए अपने खाने पर खर्च कर देता है, 2,000 रुपए वह ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर देता है, 2,000 रुपए जो है अपने बच्चों की एजुकेशन पर खर्च कर देता है, तो ये 7,000 रुपए खर्च हो गए। और 3,000 रुपए जो हैं वो अपने घर का किराया, तो 10,000 रुपए उसके खर्च हो जाते हैं। अब उसके पास इसके अलावा कोई पैसा नहीं बचता है कि वो मूवी देखने चला जाए, वो रेस्टोरेंट में चला जाए, या वह टूर करने चला जाए। अब सरकार क्या बोलती है कि आपका जो इलाज है पूरा हम बेयर करेंगे, आपके बच्चों की पढ़ाई है पूरा हम खर्च करेंगे। तो ये 4,000 रुपए उसके बचे ना महीने के, तो ये 4,000 जब रुपए महीने के बचेंगे तो वो 4,000 रुपए से कभी तो बाहर जा सकता है या कुछ सामान खरीद लेगा।
तो इससे क्या होगा, उस सामान की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो नेचुरल सी बात है सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो इसका मतलब है वह सामान बनाने वाले लोग या बनाने वाली कंपनियां प्रोडक्शन बढ़ाएंगी तो नए लोगों को काम पर रखेंगी। तो ये साइकिल है, चक्र है, चलने लगेगा। आर्थिक स्थिरता, दूसरा उदाहरण है मुद्रास्फीति नियंत्रण, टू कंट्रोल रेट ऑफ इन्फ्लेशन। कि अर्थव्यवस्था में जब बहुत अधिक पैसा खर्च होता है तो कीमतें बढ़ती हैं, तो कीमत बढ़ जाती है, नहीं महंगाई बढ़ जाती है, इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। मतलब ये समझ लो कि 20 रुपए का सामान आपको 25, 30, 40 रुपए में मिलता है, तो इसका मतलब क्या है कि डिमांड ज्यादा है सामान की। आप 20 में खरीदना चाहते हो, आपके बाद वाला 25 रुपए देने को तैयार है, आपके पीछे वाला 30 रुपए देने को तैयार है ना। तो सरकार ऐसी स्थिति में क्या करती, अच्छा 30 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए देने को क्यों तैयार है, क्योंकि उनके पास पैसा है। तो ऐसे में सरकार क्या करेगी, टैक्स की रेट बढ़ा देगी, यानी पब्लिक से पैसा खींच लेगी टैक्स के माध्यम से। या सरकार ने क्या किया था कि शिक्षा पर खर्च कर रही है, हेल्थ पर खर्च कर रही है कि लोग अपना पैसा खर्च नहीं करें, बीमारियों का इलाज, फ्री की शिक्षा हम देंगे, उसको बंद कर दे, लाडली बहना योजना जैसी स्कीम बंद कर दे, तो क्या होगा, वो पैसा पब्लिक में कम हो जाएगा, तो वह 20 का सामान 25-30 रुपए कहां से लाएगा। तो ऐसे करके राजकोषीय नीति के रूप में जरूरतें पड़ती हैं। स्थिति देखी जाएगी कि क्या सिचुएशन है। तो राजकोषीय नीति की आवश्यकता क्यों है, पहला कारण मैंने आपको ये बता दिया। सेकंड दूसरा कारण होता है राजकोषीय नीति की आवश्यकता पड़ती है आर्थिक विकास के लिए, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जरूरी है भैया, अगर आप अपने देश को चाहते हो कि अमेरिका, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड इन देशों के बराबर उनके समकक्ष रहे, तो आपको आर्थिक विकास करना ही पड़ेगा। और आर्थिक विकास के लिए जरूरी होता है बुनियादी ढांचे का विकास, यानी फंडामेंटल स्ट्रक्चर टू डेवलपमेंट। फंडामेंटल स्ट्रक्चर, फंडामेंटल स्ट्रक्चर का मतलब अच्छे स्तर की सड़कें हो, 4 लेन 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे हो, तेज गति से ट्रांसपोर्टेशन हो, सुरक्षित रूप से ट्रांसपोर्टेशन हो, रेलवे से कनेक्टिविटी हो, बंदरगाह हो। तो जब ऐसी कनेक्टिविटी मिलेगी तभी तो आपके देश में आकर के कोई भी बड़ा उद्योगपति बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा सकता है ना। तो ऐसी चीजों के विकास के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। और ये सब विकसित करेगा कौन, सरकार करेगी। तो सरकार इनके लिए बजट में पैसा आवंटित करती है। तो पैसा आवंटित करती है, अब सड़क बनाने में, रेलवे स्टेशन बनाने में, लाइन बिछाने में लोगों की जरूरत पड़ेगी, टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, यानी लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। उसके एस्टेब्लिशमेंट में भी और पोस्ट एस्टेब्लिशमेंट, यानी इनकी स्थापना के बाद जो लगने वाली फैक्ट्री है, लगने वाले कारखाने हैं, वहां पर भी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे ना। ठीक है, आर्थिक विकास। अब कई सारी इंडस्ट्रीज ऐसी भी होती हैं जो घाटे में जा रही है, उनको लगता है कि मैं अपनी फैक्ट्री कैसे चला पाऊंगा, क्योंकि जितने का सामान सेल होता है उससे कहीं ज्यादा फैक्ट्री को चलाने पर खर्च हो जाता है। तो ऐसे में सरकार उद्योगों को प्रोत्साहित करती है, जैसे उनको कई प्रकार के टैक्स में छूट दे देगी, सब्सिडी दे देगी, पैकेज दे देगी अन्य प्रकार के, जैसे हैंडलूम इंडस्ट्री को पैकेज दे दिया, या शुगर मिल जो रहती है उनको पैकेज दे दिया। तो इससे क्या होगा कि उनके लिए जो घाटा हो रहा था उसकी प्रतिपूर्ति हो रही है सप्लीमेंट के रूप में। तो वो धीरे धीरे अपनी स्थिति को सुधार लेंगे। मशीनें पुरानी हो गई हैं तो नई मशीनों पर वो पैसा खर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस कारण से भी एक फिस्कल पॉलिसी की आवश्यकता होती है। फिर आता है फिस्कल पॉलिसी रिलेट करती है सोशल वेलफेयर से, सामाजिक कल्याण से। सामाजिक कल्याण समाज के अंदर रहने वाले लोगों के लिए बेहतर व्यवस्था, यानी गरीबी को दूर करना, गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी एलिमिनेशन। तो सरकारें गरीबी उन्मूलन के लिए योजनाएं, मुफ्त में राशन, मुफ्त में इलाज, मुफ्त में शिक्षा, मुफ्त में आवास, तो ये सब चीजें देती है ना। स्वास्थ्य पर खर्च करना, शिक्षा पर खर्च करना, तो ये सब चीजें भी राजकोषीय नीति का टूल है। जब विश्व में महान मंदी आई थी उसके पहले ये कंसेप्ट नहीं होता था कि सरकारों को खर्च करना चाहिए। मार्केट ड्राइवन इकोनॉमी होती थी, बाजार के द्वारा निर्धारित अर्थव्यवस्थाएं होती थी। जब मंदी आती है तो फिर अर्थशास्त्रियों ने सलाह दी कि इस मंदी से कैसे निकलना पड़ेगा। तो बोलते हैं कि सरकार पैसा खर्च करे पब्लिक वेलफेयर में,
यानी उन चीजों पर सरकार पैसा खर्च करे जिसके लिए लोग स्वयं खर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, शिक्षा पर व्यक्ति अपनी जेब से खर्च कर रहा है, उसकी जगह सरकार खर्च करे तो अपनी जेब का पैसा बच जाएगा। हेल्थ पर जो व्यक्ति अपना पैसा खर्च कर रहा है उस पर सरकार खर्च करे। आने जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसे व्हीकल खरीदना पड़ रहा है, उस पर पैसा खर्च कर रहा है तो सरकार खर्च करे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी क्वालिटी के चलाए। तो ये सब चीजें भी फिस्कल पॉलिसी का उदाहरण होती हैं, जरूरी है ये सब करने के लिए, है ना। इसके अलावा फिर आता है इंटरनेशनल चैलेंजेस, अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों का सामना जो करना है उसके लिए भी क्या आवश्यक हो जाता है, फिस्कल पॉलिसी। ठीक, जैसे वैश्विक मंदी, विश्व में यदि मंदी की स्थिति बनी हुई है तो अब कोई भी देश इस मंदी से अछूता नहीं है, उसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे कोविड आया था, चीन में शुरुआत हुई, पूरे विश्व तक फैला था, क्योंकि सब देश एक दूसरे से कनेक्टेड है, आवागमन है, वस्तुओं का आना जाना होता है। वैसे ही अर्थव्यवस्था भी पूरी तरीके से कनेक्टेड है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी है। तो ग्लोबल इकोनॉमी में जब मंदी आती है एक देश में तो दूसरा देश प्रभावित होता है, और दूसरा देश जब प्रभावित होता है तो उससे निकलने के लिए हमें राजकोषीय नीति की आवश्यकता पड़ती है। तो राजकोषीय नीति में उस सिचुएशन को हैंडल किया जाता है ना, इसलिए भी ये आवश्यक होता है। अब आता है प्रश्न, यदि ये तो मैंने बता दी कि इसकी आवश्यकता क्यों होती है, यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति क्या है और राजकोषीय नीति के उपकरण क्या है, उपकरण का मतलब है टूल क्या है, कि राजकोषीय नीति के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, तो उपकरण के लिए अब यहां से समझना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो उपकरण के रूप में पहला आता है सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर। फिर समझ लो, यदि आप नहीं जानते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी वह खर्च जो सरकार करती है। और सरकार कहाँ करती है? सरकार करती है सड़कों के निर्माण पर करती है, सरकार करती है रेलवे के निर्माण पर, हवाई अड्डों के विस्तार पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर। तो इसे कहते हैं, यानी ऐसा खर्च जो हम अपनी जेब से नहीं करते उसको बोलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। अगर कोई प्याऊ लगाई है और पब्लिक ने नहीं लगाई है, किसी संस्थान, नगर निगम या सरकार, तो वो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर है। जैसे सब्सिडी दी जाती है ना, बिजली पर सब्सिडी मिलती है। बिजली के अलावा अभी फर्टिलाइजर पर मिलने वाली सब्सिडी कम हो गई है। राशन मिलता है ना जो मुफ्त में मिल रहा है, वो भी तो सब्सिडी के रूप में है। कल्याणकारी योजनाएं, कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं, फ्री बीज जिन्हें हम बोलते हैं, है ना। सार्वजनिक कार्य परियोजनाएं हो गई, सरकारी वेतन हो गया, अन्य प्रकार के जो पेमेंट होते हैं, तो ये जो इन सब पर पैसा खर्च हो रहा है। सिचुएशन कैसी है? सिचुएशन ये कहती है कि इन सब पर खर्च को बढ़ाना है तो बढ़ाएगी सरकार, और ऐसा लगता है कि नहीं, बढ़ाने की जरूरत नहीं है, घटाने की जरूरत है, तो उसमें कमी कर देगी। यानी डायरेक्टली इनको क्या करती है? प्रभावित करती है। ठीक है, तो यदि मान के चलो कि रोजगार के अवसर कम है, बाजार में डिमांड नहीं है, तो सरकार ऐसे में अपने जो व्यय हैं उनको बढ़ाती है। कल्याणकारी कार्यक्रमों में भी बढ़ाएगी, योजनाओं में भी बढ़ाएगी, तो जिससे लोगों की जेब में पैसा आएगा। अब जैसे लाडली बहना योजना, अगर मध्य प्रदेश का एक उदाहरण है, तो इसमें 1000 या 1200 रुपए आते हैं। तो 1000 या 1200 रुपए महीने में किसी महिला के पास आ रहे हैं, गरीब महिला जो है, तो समझ लो आप, उसके लिए ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। अब महिला जो है उसको 1000-1200 रुपए मिलते हैं, तो भाई वो अपने लिए भी तो कुछ सामान ले सकती है ना। तो इससे क्या होगा? डिमांड बढ़ती है, यानी लोगों के पास पैसा तो आया। किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत एक साल में 6000 रुपए मिलते हैं। तो 6000 रुपए वो एक प्रकार से किसी के पास आए तो उन 6000 रुपए को खर्च करेगा, डिमांड क्रिएट होगी कि नहीं होगी? मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश शासन भी 4000 रुपए देता है, यानी एक किसान को 10,000 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है ना। तो जरूरत के हिसाब से वह सब चीजें की जाती हैं, लेकिन हमारे देश में, हमारे राज्यों में जरूरत के हिसाब से न किया जाकर
वोट बैंक के हिसाब से ये सब कार्य किए जाते हैं। जब वोट बैंक की बात आती है तो वहीं पर विसंगतियां आती हैं, वो हम इसकी कमियों में मेंशन करेंगे, कमियों में उनका उल्लेख करेंगे, या चुनौतियों को जब हम लिखेंगे तब हम उसमें इनका वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली स्थिति सार्वजनिक व्यय। सेकंड, दूसरा उपकरण क्या होता है? दूसरा उपकरण होता है कराधान, या जिसे बोलते हैं टैक्सेशन। टैक्सेशन सरकार इसमें भी कमी कर देगी या इसको बढ़ा देगी और उस हिसाब से डिसाइड करेगी। यानी ये समझ लो कि लोगों के पास पैसा कितना है, सप्लाई ऑफ मनी, वो पैसा ज्यादा रहना चाहिए या उसमें कमी करना चाहिए, ये सब जो है वो सरकार तय करना चाहती है। तो अगर लोगों के पास पैसा ज्यादा है और सरकार को लगता है कि इस पैसे को कम कर दो क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, तो टैक्स की रेट बढ़ा देगी। और यदि उसे लगता नहीं, लोगों की जेब में पैसा ही नहीं है, उसके पास बचत ही नहीं होती है, तो इसलिए बाजार से वह कुछ खरीदने नहीं जा पा रहा है, तो टैक्स की रेट कम कर देगी। तो टैक्स की दरों को कम करके या टैक्स की दरों को बढ़ा करके सरकार राजकोषीय नीति को कंट्रोल करती है ना। ये बात क्लियर है ना? जैसे कम किया जाएगा तो क्या होगा कि व्यक्ति के पास पैसा होगा तो वो पैसा बचेगा, उससे वो कुछ खरीदेगा। टैक्स ज्यादा कर देगी तो व्यक्ति के पास पैसा नहीं होगा तो वो खरीदेगा नहीं तो मुद्रास्फीति कम भी हो जाती है। ओके, तीसरा टूल क्या रहता है? तीसरा टूल आता है सार्वजनिक उधार, जिसे हम बोलते हैं पब्लिक डेब्ट या सार्वजनिक ऋण। ऐसा कर्ज जो सरकार ले उसे सार्वजनिक ऋण बोलेंगे। तो सार्वजनिक ऋण देश से भी ले सकती है, देश के बाहर से भी ले सकती है। सरकारों को योजनाएं चलानी है, अब योजनाएं चलानी है तो उसके लिए फंड चाहिए। वो पैसा कहां से आएगा? या सरकार को विकास कार्य करने हैं, उसके लिए पैसा चाहिए, कहां से आएगा? देश के अंदर से भी वो कर्ज ले सकती है, आम लोगों से ले सकती है। जैसे कैसे? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स निकाल दिए, है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा, अब या किसान विकास पत्र निकाल दिए, इसमें 100 महीने में पैसा डबल हो जाता है ना। अब मान लो आपने किसान विकास पत्र ले लिए 10 लाख रुपए के, तो 10 लाख रुपया वो आज किसके पास चला गया? सरकार के पास चला गया। सरकार ने आपसे कर्ज ले लिया एक तरीके से। 100 महीने बाद 10 का 20 लाख आपको सरकार वापस दे देगी, लेकिन हाल फिलहाल में तो पैसा सरकार को मिल गया ना। वैसे ही नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गए या सरकार के द्वारा निकाले जाने वाले बॉन्ड हो गए, तो ये देश के अंदर से लिए जाते हैं। और विदेश से वर्ल्ड बैंक से ले लेना, IMF से ले लेना, किसी अन्य देश से ले लेना, तो ये पब्लिक सर्विसेज के लिए, फंडामेंटल ढांचे के विकास के लिए, कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए, इवन सैलरी देने के लिए भी सरकार कर्ज लेती है। तो ये भी राजकोषीय नीति का उपकरण है। ठीक है, ये 3 प्रमुख है। 3 के अलावा फिर अदर्स में आप लिख सकते हो। तो सरकार क्या कर सकती है? सरकार राशनिंग वाले सिस्टम पर फोकस कर सकती है, मूल्य नियंत्रण कर सकती है। जैसे देश में मान के चलो कि क्राइसिस हो जाए, जैसे पाकिस्तान में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, श्रीलंका में हुआ था, तो पेट्रोल की भी राशनिंग की गई कि एक व्यक्ति को 2 लीटर से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो जब 2 लीटर से ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि सबको देना है ना, है ना। ऐसे ही राशनिंग सिस्टम से मतलब है कि कितना दिया जाएगा। अभी अनलिमिटेड मुफ्त में राशन तो नहीं मिलता ना, एक व्यक्ति को 5 किलो की कुछ समथिंग मिलता है ना एक परिवार को। ये भी तरीका होता है। दूसरा तरीका है कि सैलरी या मजदूरों को दी जाने वाली दिहाड़ी, डेली वेजेस, उस पर भी नियम बना सकती है ना। जैसे वेतनमान लागू होते हैं, 5वां वेतनमान, 6वां वेतनमान, 7वां वेतनमान, तो वो बताते हैं ना कि अब इतनी सैलरी दिया जाना चाहिए। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाना है कि घटाना है। तो ऐसे ये अन्य जो टूल है उनके माध्यम से राजकोषीय नीति को क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ तक 2 पार्ट कंप्लीट हो गए। यदि आपसे 3 हो गए, आपसे पूछा जाए कि राजकोषीय नीति क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो वो भी हम पढ़ चुके हैं। राजकोषीय नीति क्या है, इसके कौन कौन से टूल होते हैं, वो भी हम पढ़ चुके हैं। अब यदि उन्होंने ये पूछ लिया कि राजकोषीय नीतियों के प्रकार विस्तार से समझाइए, टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी,
तो टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी पर अब आते हैं। सामान्यतः 3 प्रकार की राजकोषीय नीतियां होती हैं। पहली होती है विस्तारवादी एक्सपेंशनरी, दूसरी आती है संकुचनात्मक यानी कॉन्ट्राडिक्शनरी, और तीसरी होती है न्यूट्रल तटस्थ, है ना। इसको और भी नाम देते हैं डियर पॉलिसी, है ना। एक एक करके इनको देखेंगे, क्या करते हैं, टूल क्या होते हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसके लिए इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं, ये भी हम डिटेल में समझेंगे, जिससे कि किसी भी प्रकार का प्रश्न आए तो उस प्रश्न का आप क्या कर पाओ, आंसर दे पाओ। ऐसा ना लगे अरे ये क्या पूछ दिया, ये तो मुझे मेरे सर ने पढ़ाया नहीं। तो आपके किसी सर ने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, मैं आपको इस लेक्चर में बता देता हूँ। सबसे पहले चलते हैं विस्तारवादी फिस्कल पॉलिसी। तो विस्तारवादी राजकोषीय नीति यानी इसमें ये समझ लो कि सरकार अपने राजस्व को कम करती है, रेवेन्यू कम करती है, यानी अपने पास जो पैसा है उस पैसे में कमी लाना चाहती है। तो ये कैसे पॉसिबल है? सरकार अपने खर्च बढ़ाए जिससे सरकार का पैसा पब्लिक में जाएगा, या टैक्स में कमी कर दे, टैक्स में कमी कर देगी तो भी सरकार के पास पैसा कम आएगा ना। तो इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट से जब पैसा किसके पास पहुंच जाता है, पब्लिक के पास पहुंचेगा, जनता के पास पैसा ज्यादा होगा, तो जनता बाजार में जा करके अपनी आवश्यक चीजों की डिमांड क्रिएट करेगी, और डिमांड क्रिएट होगी तो फिर सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। तो सप्लाई जब बढ़ेगी तो लोगों को नए रोजगार के अवसर मिलेंगे, बदले में उन्हें सैलरी मिलेगी, फिर से वो डिमांड क्रिएट करेंगे। तो ये मंदी से बाहर आने का तरीका है, यानी ये रोजगार बढ़ाने का तरीका है। अर्थव्यवस्था को मंदी से निकालने की जब स्थिति बनती है तब इस प्रकार की फिस्कल पॉलिसी का प्रयोग किया जाता है कि जब किसी देश में अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है। मैं अपने देश का एक उदाहरण देता हूं आपको। वाजपेयी जी की सरकार थी, एनडीए गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री थे। उस समय आपको याद होगा कि अच्छी सड़कें बनाने का कार्यक्रम आया था, उसके पहले उतने अच्छे हाईवे नहीं बनते थे। तो वाजपेयी सरकार को उनके जो नीति निर्माता थे, सहयोगी थे, आर्थिक सलाहकार थे, उन्होंने वो देखा कि एक तो सीमेंट इंडस्ट्री और दूसरा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इन दोनों में डिमांड नहीं है, मंदी चल रही है। तो डिमांड नहीं है तो क्या किया जाए, तो उन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किया कि एक काम करते हैं, हम अच्छी सड़क बनाते हैं, अच्छे हाईवेज का निर्माण करते हैं। इस पर सड़कों के निर्माण में क्या खर्च होगा, बोला आरसीसी की सड़कें बनाते हैं तो सीमेंट भी बड़े लार्ज स्केल पर यहाँ डिमांड क्रिएट होगी, आयरन एंड स्टील वाला सेक्टर है उस पर भी लार्ज स्केल पर डिमांड क्रिएट होगी। अब सीमेंट वाले में जब डिमांड बढ़ेगी, स्टील वाले में डिमांड बढ़ेगी, दूसरा अच्छी सड़कें होंगी, तो ये क्या होगा, ये हमारा जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है देश का ये सुधरेगा। फंडामेंटल स्ट्रक्चर सुधरेगा तो उससे क्या होगा, निवेश भी तो बढ़ेगा ना। तो सरकार ने हाईवे बनाने शुरू कर दिए, तो इस सेक्टर में डिमांड बढ़ी तो अब ये सेक्टर मंदी से बाहर निकल गया, है ना। तो ऐसी पॉलिसी तब आती है। तो ये आप लोग ध्यान रखना। इसको और समझते हैं डिटेल में कि इसकी विशेषताएं क्या है विस्तारवादी पॉलिसी की। तो इसमें सरकार टैक्स में कमी कर देगी, यानी पब्लिक से पैसा लेना नहीं है, बहुत कम लेना है, पैसा लोगों के पास ही रहना चाहिए। तो उनके हाथ में पैसा रहेगा तो ज्यादा खर्च करेंगे। दूसरा, सरकार भी ज्यादा खर्च कर रही है, फंडामेंटल ढांचे पर खर्च कर रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसी चीजों पर खर्च कर रही है, कल्याणकारी कार्यक्रमों पर खर्च कर रही है, ठीक है। फिर सार्वजनिक ऋण, यानी सरकार क्या कर रही है यहाँ पर कि जब इन चीजों पर पैसा खर्च करेगी तो उससे ऋण भी लेना पड़ सकता है, पैसा आएगा कहाँ से, तो इसके लिए वो ऋण ले सकती है। तो ये प्रमुख विशेषताएं होती हैं। अब विशेषताओं के साथ एक्सपेंशनरी इस पॉलिसी में ऑब्जेक्टिव वही सब लिख सकते हो ना, कि मंदी से बाहर निकालना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, है ना, आर्थिक विकास करना,
ये इसके क्या हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। आप सेंटेंस रूप में लिखना चाहो सेंटेंस रूप में लिख देना, हेडिंग के रूप में लिखना चाहो तो हेडिंग के रूप में लिख देना। ओके, अब देखो सब कुछ अच्छा नहीं होता है इकोनॉमिक्स के अंदर। कई बार किसी पॉलिसी के, किसी निर्णय के नकारात्मक इम्पैक्ट भी होते हैं। पॉसिबिलिटीज बनती है कि ये नीति फायदा देने के स्थान पर कुछ नुकसान भी पहुंचा सकती है या ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तो पॉसिबल जो नुकसान है वो है कि मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ेगा, महंगाई का सामना करना पड़ेगा। यदि पब्लिक के पास पैसा ज़्यादा है, अधिक पैसा है, तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। सिंपल सी बात समझना। आप किसी फेस्टिवल पर, जैसे अभी दिवाली आएगी, आप किसी फेस्टिवल पर, दिवाली पर घर जाते हैं, बाहर रहते हैं, वहां से आप देखोगे बसों ने भी किराया बढ़ा दिया है, ट्रेन में भी आपको जगह नहीं मिल रही है। जो किराया पहले 500 रुपए था उसके 1200 रुपए तक मांगे जा रहे हैं। अच्छा, 1200 रुपए लोग दे रहे हैं, आपको ऑर्डिनरी टिकट नहीं मिल रही, आप करेंट तत्काल में करा रहे हैं, आप ब्रोकर को भी दे रहे हैं, आप ज्यादा पैसा दे रहे हो ना सामान का। तो क्यों दे रहे हो ज्यादा पैसा? क्योंकि आपके पास पैसा है देने लायक। तो ये इन्फ्लेशन को बढ़ाता है। ठीक है। दूसरा, इससे क्या होता है कि अब पब्लिक में पैसा पहुंचाना है तो सरकार के ऊपर ऋण बढ़ जाता है। पब्लिक वेलफेयर स्कीम चला रखी है, अब पब्लिक वेलफेयर स्कीम चला रखी है, पैसा तो है नहीं, तो फिर कर्जा लेना पड़ेगा। कर्जा लेना पड़ेगा तो उसका ब्याज भी तो चुकाना पड़ेगा। एक कर्ज को लेकर के आप उसके ब्याज का भुगतान करते हो, तो डेप्ट ट्रैप्ड, जैसे डेप्ट ट्रैप जो बोलते हैं, जैसे कर्ज के जाल में फंसने की संभावनाएं भी होती हैं। ठीक है ना। तो ये हो गई विस्तारवादी राजकोषीय नीति। अब आते हैं दूसरे प्रकार की पॉलिसी, जिसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी या टाइट फिस्कल पॉलिसी। पहले वाली को हम डियर फिस्कल पॉलिसी भी बोल सकते हैं, संकुचनात्मक। ये उसके अपोजिट काम करेगी। विस्तारवादी में पैसा सरकार से जनता के पास जा रहा था, अब यहाँ स्थिति ऐसी है कि जनता के पास पैसा ज्यादा है, महंगाई बढ़ रही है, तो इसके विपरीत काम करना पड़ेगा। विपरीत करने के लिए क्या होगा कि अब पैसा जनता से सरकार के पास जाए, तब इस प्रकार की पॉलिसी लेकर आते हैं। ठीक। तो इसमें क्या होगा, जनता से सरकार के पास पैसा कैसे जाएगा, टैक्स की रेट क्या कर दो, बढ़ा दो। तो टैक्स की रेट बढ़ाने पर क्या होगा, ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। जब ज्यादा टैक्स भरोगे तो आपके पास अपने खर्च के लिए पैसा बचेगा ही नहीं, है ना। सरकारी खर्च में कमी कर दो, यानी जो वेलफेयर स्कीम है उस पर उनको बंद कर दो, यानी लाडली बहना योजना बंद कर दी तो पैसा नहीं आएगा। और अन्य स्कीम, मुफ्त आवास स्कीम बंद कर दो, मुफ्त का राशन स्कीम जो सिर्फ कोविड के दौरान स्टार्ट की गई थी, उसको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी, उसको बंद कर दो। तो इससे क्या होगा, सरकार के पास पैसा अब ज्यादा रहेगा, पब्लिक के पास कम हो जाएगा। सार्वजनिक ऋण जो है, पब्लिक कर्ज जो कर्ज ले रही है सरकार, उस कर्ज में कमी कर दो, चुका दो पैसा, मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट। तो इससे पैसा पब्लिक में घट जाएगा। घट जाएगा तो जो 500 रुपए किराया था उसके लिए 1200 रुपए किराया मांगा जा रहा है और लोग दे रहे थे क्योंकि उनकी जेब में पैसा था। अब 1200 रुपए नहीं है, वो नहीं दे सकते हैं, तो क्या होगा, जब कोई भी व्यक्ति 1200 रुपए नहीं देगा तो फिर वो बस वाले को 500 रुपए में ही अपनी बस चलानी पड़ेगी। यानी कि महंगाई ऐसे भी कम की जाती है। ठीक है, आ गया समझ में। तो इसका ऑब्जेक्टिव मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना, टू कंट्रोल रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इसका उद्देश्य बजट घाटे को कम करना। घाटा क्यों हुआ, सरकार की इनकम थी उससे कई गुना ज्यादा वह खर्च कर रही थी, अब सरकार खर्च में कमी कर देती है तो बजट घाटा अपने आप से कम हो जाता है। इससे क्या होगा, आयात भी कम करेंगे। जब देश के अंदर मांग ही कम है, डिमांड ही कम है चीजों की, तो वो हमें मंगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगला, इस पॉलिसी के भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, हो सकते हैं, पॉसिबल नेगेटिव इम्पैक्ट्स। इससे जब जनता के पास पैसा नहीं रहेगा तो फिर वही बात है, मंदी का खतरा हो जाएगा।
डेप्रिसिएशन की स्थिति आ जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, तो स्वाभाविक है सप्लाई पर असर पड़ेगा। सप्लाई नहीं बढ़ेगी तो कुछ लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, कुछ लोगों को नौकरी से निकालेंगे तो फिर उनकी भी जो आय है वो घट जाएगी और वो उनकी डिमांड कम हो जाएगी, यानी मंदी का दौर हो सकता है। लंबे समय तक ये स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। और जब सब रोजगार में भी कमी हो जाएगी, डिमांड कम है तो रोजगार के अवसर भी नहीं मिलेंगे ना, तो ये भी पॉसिबिलिटी बनती है। तो क्या स्थिति रखनी है, क्या नहीं रखनी है, तो वो सब चीजें देखनी पड़ती है, विशेषज्ञ इसका आकलन करते हैं, उसके बाद निर्णय लिया जाता है। तो दो प्रकार हो गए फिस्कल पॉलिसी के, दोनों की विशेषताओं के साथ, है ना। तो सरकार कौन सी पॉलिसी अपनाए यह अर्थव्यवस्था की करंट सिचुएशन पर डिपेंड करता है। मंदी की स्थिति है तो वो एक्सपेंशनरी विस्तारवादी पॉलिसी लेके आती है। यदि इन्फ्लेशन की स्थिति है, महंगाई का दौर है, तो फिर वो संकुचनात्मक नीति लेकर आती है। तो एग्जाम्पल दे सकते हैं, जब कोविड-19 थी, सब जगह लॉकडाउन था, कारखाने बंद थे, दुकानें बंद थी, तो ऐसी स्थिति में क्या था, लोगों के पास पैसा नहीं था, तो सरकार ने पैसा नहीं था तो सरकार लोगों को पैसा देना चाहती थी, तो उसने कोविड के दौरान कई सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, उनके लिए आर्थिक पैकेजों की घोषणा की हुई थी। लोगों के लिए भी कई सारे राहत उपाय चलाए गए थे। मुफ्त की राशन स्कीम कोविड के दौरान शुरू हुई थी, जिसको लगातार बढ़ाया गया है, वोट बैंक के लिए बढ़ाया गया है अब तो हालांकि। ओके, और तीसरा तरीका होता है जिसे न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, तटस्थ राजकोषीय नीति के नाम से जानते हैं। यहाँ यह जो पॉलिसी है, ना तो इसमें सरकार खर्च बढ़ाती है, ना लोगों से पैसा निकालना चाहती है। तो ऐसी पॉलिसी तब आएगी जब किसी देश की अर्थव्यवस्था कैसी हो, स्टेबल हो। स्टेबल होगी, स्थिर अर्थव्यवस्था होगी, तो जरूरत नहीं पड़ती है कि सरकार को अपनी पॉलिसी में कोई छेड़छाड़ करे। ओके, तो इस नीति का उद्देश्य है अर्थव्यवस्था पर कोई भी अतिरिक्त प्रभाव डालने से बचाना। इसकी विशेषता, करों में कोई बदलाव नहीं किया जाता है, सरकारी खर्च में भी कोई बदलाव नहीं होगा, बजट घाटा या बजट की स्थिति में भी कोई चेंज नहीं किया जाता है ना। अब इस पॉलिसी के भी जो ऑब्जेक्टिव है, तो टू स्टेबलाइज इकोनॉमी ऑफ पर्टिकुलर नेशंस, देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखना, उतार चढ़ाव से बचाए रखना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखना, बजट घाटे को कम करना, ये सब चीजें होती हैं। ओके, और इस नीति के नकारात्मक प्रभाव क्या हो जाएंगे कि स्थिरता आ गई है, इसका मतलब ये है कि आप आर्थिक विकास आपके यहाँ धीमा हो जाए, आप ग्रोथ नहीं कर पाओ, यानी स्थिर होना भी धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में मंदी की ओर लेकर जाएगा। और ये भी सिचुएशन बन सकती है कि महंगाई बढ़ जाए, है ना, पॉसिबल नेगेटिव इम्पैक्ट्स। तो ये हो गए राजकोषीय नीतियों के तीनों प्रकार, और तीनों प्रकारों की विशेषताएं, उनके उद्देश्य और उनके साथ क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते थे वो। तो अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं, राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी क्या होती है और इनकी परिभाषा, 3-4 परिभाषाएं बताई, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये पढ़ चुके हैं। इस के टूल क्या है, राजकोषीय नीति के उपकरण क्या हैं, राजकोषीय नीति के प्रकार, 3 प्रकार, तीनों की अपनी विशेषताएं, एक विस्तारवादी, उसके बाद एक संकुचन वाली, तटस्थ, तीनों की विशेषताएं, तीनों के ऑब्जेक्टिव, ये हम देख चुके हैं। अब इसके आगे जो है वो हम कहां चलेंगे कि राजकोषीय नीति के प्रमुख उपयोग क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, तो ये भी अभी खत्म कर देते हैं, देन उसके बाद इससे जुड़े और बचेंगे वो अगले लेक्चर में ले लेंगे।
तो राजकोषीय नीति के जो उपयोग हैं, पहला उपयोग है अर्थशास्त्रियों के अनुसार आर्थिक मंदी से निपटना। जब देश में आर्थिक मंदी की स्थिति होती है, अर्थव्यवस्था मंदी की ओर जाती है, तब फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से उसे वहां से निकाला जाता है, यानी सरकारी खर्च को बढ़ाकर, करों में कमी करके ये स्थिति बनती है। कैसे इम्पैक्ट पड़ता है वो मैं आपको समझा चुका हूँ। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, है ना, आर्थिक गतिविधियां। राजकोषीय नीति का मुख्य उपयोग ये भी रहता है कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। पब्लिक के पास ज्यादा पैसा पहुंच गया है, महंगाई बढ़ गई है, उस महंगाई को आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, तो कंट्रोल में लाना है, तो वो कैसे करेंगे? तो इससे पब्लिक से पैसा खींच लिया जाएगा, टैक्स की रेट बढ़ा देंगे, सरकारी खर्च में कमी कर देंगे, है ना। तो ये इसका उपयोग हमें समझ में आया। नेक्स्ट क्या होता है? बुनियादी ढांचे का विकास, फंडामेंटल स्ट्रक्चर। ये भी राजकोषीय नीति के अंतर्गत आता है कि सड़क, रेलवे, बंदरगाह, इनके लिए ज्यादा से ज्यादा खर्च किया जाए, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे। सोशल वेलफेयर कार्यक्रम, सर गरीबी उन्मूलन हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, है ना, वो इसलिए भी इसका एक उपयोग है। कृषि क्षेत्र के विकास को भी आप लिख सकते हो, टू डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर सेक्टर। तो कृषि क्षेत्र में क्या करे? सरकार सस्ता ऋण दे दे, सब्सिडी दे दे, या डायरेक्ट ट्रांसफर करते, जो कि अभी 6,000 रुपए के रूप में किया जा रहा है ना। उद्योगों को प्रोत्साहन करना, इंडस्ट्री को भी अलग अलग पैकेज मिलते हैं, टैक्स में छूट मिलती है, सब्सिडी मिलती है, वो भी फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से इसका उपयोग है। ठीक, तो ये हो गया फिस्कल पॉलिसी के उपयोग। अब यहाँ प्रश्न अगर ऐसा आ जाए कि भारत में राजकोषीय नीति के उपकरण क्या है, भारत में राजकोषीय नीति कौन बनाता है, तो फिर हम इसको नेक्स्ट जो मैं आप बताऊंगा वहां से आगे बढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा आज का लेक्चर, सेकंड क्लास के लिए मैं इसको रख देता हूं, जब आपको भारत में राजकोषीय नीति, उसके उपकरण क्या है, कौन तैयार करता है, कैसे काम करती है, उस पर बात करेंगे। ठीक है ना। तो यदि लेक्चर पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए, और हो सके तो शेयर करो। ज़्यादा से ज़्यादा रीच बढ़ती है तो ऑब्वियस सी बात है, आप सबको फ़ायदा होने के साथ हमें भी फ़ायदा ही होता है। सो अभी के लिए इतना, थैंक यू। और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए, चाहे फेसबुक हो, इंस्टा हो, टेलीग्राम हो, उनके लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहते हैं, तो वहाँ जा करके आप जा सकते हो। दूसरे लेक्चर जो अभी तक आप नहीं देख पाए हो, पॉलिटी के हो, इकोनॉमिक्स के हो, प्लेलिस्ट में जा करके आप जरूर उन्हें देख सकते हैं। सो थैंक यू एंड गुड लक।